नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपनी मेन सीरीज का अगला प्रश्न पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित। यह प्रश्न शहरीकरण जैसे मुद्दे पर है। शहरीकरण क्यों होता है, क्या है, इसके बारे में हमें इसमें बात करनी है। जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है, यूपीएससी, पीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी यानी सब उन परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम विस्तृत देखते हैं कि एक प्रश्न को कैसे हल करेंगे, क्या उसमें लिखना है और क्या नहीं लिखना है। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, शहरीकरण की बढ़ती गति भारत के पर्यावरणीय तंत्र के लिए गंभीर खतरा बन रही है। शहरी प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और हरित अवसंरचना के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो, एक चीज ध्यान रखो, जहां समालोचनात्मक परीक्षण जैसी बात आए तो वहां हमें उस चीज की बुराई नहीं करनी है, हमें अपने मन की भड़ास नहीं निकालनी है, हमें सार्थक सटीक शब्दों में उस बारे में बात करनी रहती है। प्रश्न क्या कह रहा है? शहरीकरण की बढ़ती गति, यानी यह एक समस्या है। देखो, हम सबको शहरों में रहना पसंद है, हम सबको गांवों में रहना नहीं पसंद है, क्योंकि भाई शहर में सुविधाएं हैं। कभी आपने ये सोचा शहर में सुविधाएं कैसे पहुंची? वो सुविधा गांव में क्यों नहीं आ सकती? कभी आपने ये चीज सोची भाई मेरा गांव शहर क्यों नहीं बन सकता? शहर में क्या गाड़ी मोटर तेज चल रही इसीलिए तो शहर है। और वहां क्या है? उद्योग तो हमारे गांव में भी लग सकते हैं यदि हम उद्योगों की बात करते हैं। यानी हर वो सुविधा जो शहर में हमारे गांव में आ सकती है, लेकिन क्या है कि हम आदी बन चुके हैं, हम फिल्मों के, टीवी के, इन सब के आदी बन चुके हैं और हम सुविधा ढूंढने निकलते हैं, सुविधा बनाने नहीं निकलते हैं। आप आईएएस बनने जा रहे हो, आप पीसीएस के अधिकारी बनने जा रहे हो, आपसे ये उम्मीद हमेशा की जाती है कि आप कुछ बेहतर ऐसी योजनाएं लाएंगे जिनके माध्यम से जो गांव हैं वो भी शहर बनेंगे। इसीलिए आपसे निबंध और मेंस के आंसर लिखवाए जाते हैं। इनका उद्देश्य यही है, इसमें आपके विचार जाने जाते हैं, चल रही योजनाओं को कैसे आप किस नज़र से देखते हैं यह जाने जाते हैं। मेंस का जब प्रश्न हल करते हैं तो यहाँ पर हम तुरंत कोई हेडिंग नहीं डालते हैं, हम थोड़ा उस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। शहरीकरण क्या है? शहरीकरण जैसे गांव से शहर की तरफ पलायन है। उस पलायन की वजह से बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। आपके पास एक मकान है जिसमें हम 10 लोग रह सकते हैं, उस मकान में एकदम 20 लोग और आ जाते हैं, उनको लगता है कि उस मकान में सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो उन 20 लोगों के आने से क्या क्या डिस्टरबेंस हुआ उसके बारे में आपको बात करनी रहेगी। शहरीकरण आधुनिक विकास की पहचान है, परंतु अनियोजित और तेज गति से बढ़ता शहरीकरण आज भारत के पर्यावरणीय तंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 31% आबादी शहरों में रहती है, जो 2025 तक बढ़कर 39% हो चुकी है। अभी जो बढ़ी है, आपकी जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से हम बात करते हैं। यह परिवर्तन केवल जनसंख्या का स्थानांतरण नहीं, बल्कि भूमि, जल, वायु, ऊर्जा और पारिस्थितिकी संतुलन पर बढ़ता दबाव है। तेजी से फैलते महानगर, बढ़ती वाहन संख्या, असंतुलित निर्माण और ठोस अपशिष्ट का अंबार, ये सब भारत के पर्यावरणीय ढांचे को अस्थिर कर रहे हैं। यह इस संदर्भ में कथन कहना बिल्कुल सही लग रहा है, शहरीकरण विकास का नहीं बल्कि पर्यावरणीय संकट का बनता जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, यह हमने थोड़ा बताया कि शहरीकरण क्या क्या दिक्कतें पैदा कर सकता है। हो सकता है आपको इतना ना याद रहे, आपको जितना याद रहेगा उतना लिखेंगे। उससे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस की कॉपी हमको दिखाएंगे, उसका भी हम जल्दी व्यवस्था करने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपको ये लगेगा सर जी ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया और अपना काम हो गया। नहीं भाई साहब, नहीं होगा। भूल जाओगे, 3 दिन में 5 दिन में भूल जाओगे। जैसे होली मनाओगे, दिवाली मनाओगे, कोई त्योहार मनाओगे, भूल जाओगे। प्रैक्टिस चाहिए भाई, हमें प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए रहेगा। आप निबंध चाहे हमसे पढ़ रहे हो, चाहे आप मेंस हमसे पढ़ रहे हो, चाहे आप जो हम वैसे अपडेटेड चीज़ें डालते हैं आपके लिए वो पढ़ रहे हो, यानी आपको करना पड़ेगा, कलम उठानी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको पूरी क्लास भी देखनी है। जब क्लास देखोगे तो आपको लगभग 80% चीज़ें दिमाग में आपके बनी रहेंगी। वर्तमान स्थिति पर पहले बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार
भारत 2035 तक विश्व का सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाला देश होगा। लगभग 6000 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों में उत्पन्न होता है। WHO के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 13 भारत में हैं। भाई ये तो सोचने की बात है ना, अगर 20 शहर आपके ज़्यादा प्रदूषित हैं और 13 भारत के आ रहे हैं, तो यानी हम गंदगी ज़्यादा फैला रहे हैं और ये स्वीकार करना पड़ेगा। हर वर्ष 12.5 लाख लोग जो है वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण समय से पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है शहरीकरण का प्रभाव केवल सामाजिक नहीं बल्कि गहराई तक पर्यावरणीय तंत्र को झकझोर रहा है। अब हम क्या देखते हैं, शहरीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन का संबंध क्या है। शहरीकरण के साथ प्राकृतिक भूमि का कृत्रिम सतह में बदलना, जल निकायों का अतिक्रमण, हरित क्षेत्रों का क्षरण और संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ाता है। इसका परिणाम क्या होता है भाई, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जल संकट बढ़ेगा, कचरा प्रबंधन विफलता बढ़ेगी और तापीय द्वीप प्रभाव के रूप में यह सामने दिखेगा। जब प्रश्न हल करिएगा तो उसमें प्रश्न को भी नजर में रखना है कि हम इसके कहीं दूर तो नहीं भागते जा रहे हैं, प्रश्न के ही अंदर में हमें लिखना रहेगा। फिर शहरी प्रदूषण क्या है, एक अदृश्य आपदा के रूप में है। सबसे पहले वायु प्रदूषण पे बात करते हैं। मुख्य स्रोत क्या है, वाहनों से उत्सर्जित निर्माण धूल, उद्योगों का धुआं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र और घरेलू ईंधन। जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, लुधियाना, भिवाड़ी जैसे शहर विश्व के शीर्ष प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इसमें से जो दिल्ली आपका है वह बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है NCAP के अनुसार शहरी क्षेत्रों में PM 2.5 और PM 10 का स्तर WHO मानक से 5-6 गुना अधिक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे श्वसन रोग हो जाएगा, हृदय रोग है, कैंसर है, कार्य क्षमता में कमी हो जाएगी, वनस्पतियों की पत्तियां नष्ट होती हैं, मिट्टी में कार्बन संतुलन बिगड़ता है, पक्षियों और कीटों की संख्या में गिरावट होती है। एक चीज़ आपको बताएं, देखो क्या होता है, मैं अभी एक चीज़ मैं करता हूँ, जैसे अगर शहर में मान लो हम रहते हैं 2 महीना, तो 5-7 दिन के लिए घर चले जाते हैं। एक तो घर वालों से मिलना हो जाता है, दूसरी चीज़ क्या है कि एक हमारा परिवर्तन हो जाता है हमारे शरीर का, हमारी सोच का। जैसे अब आप चाहे जिस शहर में रहते हो, भाई आप लोग हो सकता है अच्छे शहरों में रह रहे हो, आप जिस भी शहर में रहते होगे, तो वहाँ से जब आप गांव की तरफ जाते होगे, फिर अपने गांव की रोड की तरफ जब मुड़ते होगे, तो आपको एक बहुत रिलैक्स सा लगता होगा। उसका कारण क्या है, जब हम शहर की हाईवे छोड़ते हैं, गांव की पटरी पर उतरते हैं, तो गांव की पटरी किनारे लगे पेड़ हमारा स्वागत करते हैं ठंडी हवा से, और शहर के हाईवे हमसे बताते हैं कि तेज स्पीड में भागो, नहीं तो पीछे से एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाएगी, आप लड़ जाओगे। हमारी पटरी पगडंडी कभी नहीं कहती है कि आप स्पीड में भागो, पगडंडी तो कहती है पुलिया बनी है, बैठ जाओ ना थोड़ी देर। यहीं पर जन्म हुआ है। खुद को पहचानो। आजकल हम लोग भाग रहे हैं, खुद को नहीं पहचान रहे हैं, खुद को नहीं पहचानना चाह रहे हैं। हम गांव इसलिए नहीं जाना चाह रहे, पड़ोसी पूछेगा नौकरी नहीं लगी, लगी कि नहीं लगी। भाई तो गांव में ही मैं मेहनत करने शहर तो गया, मैं गांव से बाहर तो निकला, इसलिए उससे नहीं डरना, नहीं घबराना यार। जो हमारे माता पिता हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, आप जब घर से चले जाते हो, आप जब बाहर शहरों में रह रहे हो, एक कमरे में रह रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके माता पिता गांव में ढाल बन के पीछे से आपके लिए खड़े रहते हैं, पैसे के लिए, समाज के तानों के लिए। वो ताने सुन लेते, आपको नहीं बताते, नहीं सूचना देते हैं आपको, वो सुनते रहते हैं। तो क्यों ना उनके पास हफ्ते भर के लिए जाया जाए, क्यों ना उनसे बैठा जाए, पूछा जाए, जो नहीं बताना चाहते हैं फ़ोन पर वो पूछा जाए, उनको समझा जाए। तो ये तो गांव में ही मिलेगा ना। हमारे पिताजी रोज़ शहर नहीं आ सकते हैं, खेत हैं उनके, और खेत तो हैं। मैं भाई साहब एक बात बताऊं, खेतों का उनसे लगाव अपने लड़के जैसा है, अपने बेटे जैसा लगाव एक किसान अपने खेतों से करता है। अरे आज हम खेत देखने नहीं जा पाए, आज हम वहाँ जा ही नहीं पाए खेत में, बताओ आज उस वाले खेत में नहीं पहुँचे। यानी वो अपने खेतों को अपने बेटों जैसा प्यार करता है। खेत में हल्की सी घास या दूब उपज जाती है तो कहता है इसको जल्दी साफ कराओ। जैसे बेटे के जब बाल बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं इसका जल्दी बाल साफ कराओ, इसको गंदा हो गया, इसको धुलाओ। ये उनको लगाव है, इसलिए वो वहाँ पर हैं। उनको उस घर से प्यार है, उनको उस जगह से प्यार है, इसलिए वहाँ पर है। वरना ताने तो उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आप तो निकल गए हो। सकारात्मक पहल क्या है, NCAP 2019 यानी 131 शहरों में प्रदूषण स्तर 20 से 30% घटने का लक्ष्य। फिर
ई वाहन नीति आती है 2030 तक के लिए, जो दिल्ली और महाराष्ट्र में लागू कर दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी समस्या वहीं पर बनी हुई है। स्मार्ट टावर और ग्रीन रोड निर्माण तकनीक का प्रयोग, यानी इन पहलों का प्रभाव अभी सीमित है, क्योंकि प्रदूषण बहुस्रोत और जटिल प्रकृति का है। जो मैंने बातें आपको बताई वो बताना भी जरूरी है, क्योंकि हमें भावनात्मक जीवित रहना है, मर नहीं जाना है भावनात्मक रूप से कि हमें क्या करना उनसे। फिर अगला आता है जल प्रदूषण। शहरी नालों से निकला अनशोषित सीवेज सबसे बड़ा कारण है। CPCB 2023 के अनुसार देश के 351 प्रदूषित नदियों में 45% का कारण शहरी अपशिष्ट है। नदियों में औद्योगिक रसायन और प्लास्टिक कचरा मिलकर जैविक जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जैसे यमुना नदी का 80% प्रदूषण केवल दिल्ली से आता है। मुंबई की मिती नदी में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जलीय जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। ये सब चीज़ें कैसे जानोगे? जब आप प्रैक्टिस खूब करोगे और प्रैक्टिस करोगे, लिखते रहोगे, तो ये अपने आप दिमाग में बनती जाएंगी और ये आपके उत्तर को मजबूत करती हैं। सरकारी पहले क्या की जा रही हैं? जैसे नमामि गंगे मिशन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इन योजनाओं से कुछ सुधार हुआ है, परंतु स्रोत पर नियंत्रण और शोधन संयंत्रों की संख्या अपर्याप्त है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। कारण उसका यह है क्योंकि हमारा जो उत्तर है उसमें जो मेन चीज़ें पूछी गई हैं उस पर बात करेंगे, हर एक मुद्दे पर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। फिर ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण, यानी शहरी जीवन में ट्रैफिक उद्योग और निर्माण कार्यों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। WHO मानक के अनुसार 55 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक है, जबकि भारतीय शहरों में औसत 75 से 85 डेसिबल दर्ज होती है। आप सोचो आप किस स्तर पर रह रहे हो। यह मानव स्वास्थ्य, पक्षियों के व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डालती है। फिर कचरा प्रबंधन में विफलता किस प्रकार होती है? देखो, शहरों में उत्पन्न कचरा अब केवल सफाई का नहीं बल्कि पर्यावरणीय अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। अब इसके लिए क्या क्या है? जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन क्षेत्र का 2.0, इसके अनुसार क्या है? भारत प्रतिवर्ष 1.47 लाख टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न करता है। इसका केवल 70% ही एकत्रित होता है और लगभग 25% संसाधित यानी प्रोसेस्ड में जाता है। फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये समस्या क्या है भाई? गैर जैविक कचरा पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर घरों, रेस्तरां और निर्माण स्थलों से निकला कचरा खुले में जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण में विषैली गैसें फैलती हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल का आकार अब 70 मीटर से अधिक हो गया है, जो 17 मंजिल इमारत के बराबर है। ये कचरे की स्थिति है। सोचो, गांव में घूरा बोलते हैं, कचरे की स्थिति है कि चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंच गया। आप सोचो 17 मंजिल की बिल्डिंग देख लो या इनका दिल्ली का कचरा देख लो। मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में भी लैंडफिल स्थलों के पास रहने वाले लोगों की सांस और त्वचा संबंधी रोग बढ़ जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अब एक नई समस्या आई है। ये क्या होता है? जो आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर, मोबाइल इस्तेमाल करते हो, बैटरी इस्तेमाल करते हो, खराब हो जाती, फेंक देते हो, वो भी तो कचरा है ना। तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक देश बना है। एक रिपोर्ट 24 के अनुसार 12 लाख टन ई वेस्ट प्रतिवर्ष उत्पन्न हो रहा है, जिसमें से अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र में बिना सुरक्षा के रिसाइकलिंग होता है। परिणाम क्या होता है? जैसे जल, मिट्टी और वायु में भारी धातुओं का प्रदूषण, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। फिर नीति और संस्थागत उपाय, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018, ई वेस्ट रूल यानी 2022 और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाला। देखो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है या पसंद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कोई सुधार की आवश्यकता हो तो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। बस आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कुछ शहरों जैसे इंदौर, सूरत, मैसूर में कचरा पृथक्करण की उत्कृष्ट व्यवस्था बनी है। जीरो वेस्ट सिटी यानी इसकी दिशा में इंदौर को 7 वर्षों से शीर्ष स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अधिकांश नगर निगमों में धन, तकनीकी और जनसहयोग की कमी है। जैसे हम आपको ये मेंस की आंसर राइटिंग पढ़ाते हैं, ऐसे आंसर निबंध लेखन भी पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ उसमें पढ़ाते हैं, वो सीरीज भी चल रही है। आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो आपको वो भी मिलती रहेगी। फिर हरित अवसंरचना और सतत शहरी नियोजन की आवश्यकता क्या है? तेजी से फैलते शहरों ने हरित क्षेत्रों को निगल लिया है। 1950 के दशक में दिल्ली में प्रति व्यक्ति
70 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र था, जो 20 वर्ग मीटर से भी कम रह गया है। फिर हरित अवसंरचना का महत्व क्या है? अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट को कम करती है, वायु गुणवत्ता सुधारती है, जैव विविधता को बनाए रखती है, वर्षा जल संचयन और जल स्रोत पुनर्भरण में सहायक होती है। सरकारी पहले भी इसके लिए चलाई जा रही हैं, जैसे अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हरित स्थानों और जल निकायों का पुनरुद्धार करने के लिए। स्मार्ट सिटी मिशन है, हरित परिवहन और सौर ऊर्जा और वर्षा जल प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए। नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी 2030 तक सतत शहरी विकास की दिशा में मार्गदर्शन, और नेशनल ग्रीन मिशन एंड अर्बन फॉरेस्ट्री यानी शहरी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। सकारात्मक प्रभाव इसमें क्या लिखे हैं? ऊपर हमसे प्रश्न में पूछा था ना कुछ प्रभाव जैसा, तो पुणे, इंदौर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ जैसे शहरों में हरित गलियारों का विकास किया गया है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट ने शहरी जल संरचना को नया जीवन दिया है। इसकी सीमाएं क्या हैं? हरित परियोजनाएं अक्सर दिखावे तक सीमित रहती हैं, वृक्षों की प्रजातियां स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं हैं, शहरी भूमि की कीमतें हरित क्षेत्र घटाने का दबाव बनाती हैं। होता क्या है भाई, शहर में एक प्लाट अच्छा बिक रहा है, वो आदमी कहता है इसको बेचो, पैसा कमाओ, काहे 4 पेड़ लगाओगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आई है, पहली बार देखा है, तो सब्सक्राइब करिए, कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करिएगा, और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। मेंस मैं आपको ऐसे ही तैयार करा दूंगा, हंसते हंसते पढ़ा दूंगा, पूरा समझ जाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।